सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यस के बोर्ड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके हम चैप्टर वाइज मैथ के, यूपी के, बिहार के, झारखंड, अदर स्टेट के, सभी स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जितने भी चैप्टर हैं हम चैप्टर वाइज सही वीडियो आपको मिलेगा, वो भी हमारे चैनल पे यस के बोर्ड क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हमारा मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास क्या है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्लास 10th की, उन सभी के लिए, यूपी के हों या बिहार के हों, झारखंड के हों, अदर स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए यह लेसन, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी स्टेट में ये लेसन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो सबसे पहले क्या है, अब हमें जानना है कि वास्तविक संख्याएं जो है इस चैप्टर के बारे में जानना है। पहले क्या करेंगे, हम चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो पूरा है किसका, पूरे चैप्टर का है। पूरे चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू से अंत तक A to Z जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में जान लेना है कि क्या चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, तब आपको क्या करना है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए इसी अंदाज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है क्या है, चैप्टर फर्स्ट हमारा मैथ का है, चैप्टर फर्स्ट, वो भी ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, सभी के लिए ये चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अब क्या आपको जानना है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या आपको अब जानना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। जो चैप्टर रहेगा उसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या है। तो वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। कोई रेखा इसे बनाएंगे, संख्या रेखा, यानी कि एक, यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट होता है, इधर x डैश होता है, y डैश हो जाता है। ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेट में इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, उसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और इसमें परमीय और अपरमीय दोनों संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारी वास्तविक संख्या है, इसमें क्या है, इसमें परमीय और अपरमीय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, परमीय और अपरमीय संख्याएं क्या होती है, दोनों शामिल होती हैं। परमीय संख्या क्या होती है, परमीय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या है, वो किसके बराबर ना हो, 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, जो हमारी परमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में, यानी कि 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 0/2 के रूप में हम लिख सकते हैं, 0/2 के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 के रूप में हम परमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं। अगर उसको 2/0 के रूप में लिखा हुआ है तो क्या है, एक अपरमेय संख्या उससे माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए, अब जैसे इसमें अब दिया है, उदाहरण में दिया है 2, -3, 4, 2, 1.3, √2, 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 परमेय संख्या है, -3 भी परमेय संख्या है, 4 भी परमेय संख्या है, 0 भी परमेय संख्या है, 1.3 भी परमेय संख्या है।
लेकिन अंडर रूट दो जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानेंगे डिटेल में और आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, अब देखते हैं यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ये क्या होती हैं, कैसी संख्याएं होती हैं। तो जिन संख्याओं में गिनती का कार्य किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी एक से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, एक से अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जिन संख्याओं से गिनती का कार्य किया जाता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं किस में आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं। ठीक है, और एक बात और है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और क्या, और अधिक से अधिक वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना होगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे इस सभी का मैथ का जो क्लास 10th का मैथ है उसके चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियो रहेंगे उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैप्टर 1 से जितने भी चैप्टर आपके मैथ के रहेंगे सभी चैप्टर आपके मिलेंगे। ठीक है, और साइंस का भी मिलेगा, आपको साइंस का भी डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। साइंस के भी आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ठीक है, तो सभी चैप्टर आपको मिलेंगे हमारे चैनल के में। आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको सभी चीज़ का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी आपको, और मैथ का भी, और इंग्लिश का भी आपको, सभी का क्या मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अच्छे से अच्छी तैयारी करें। आपको बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, 500 प्लस अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, कहाँ है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जा सकता है। शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम कहें 1 से लेके, हम ये बताए ना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पहले ही मैंने बता दिया है कि 1 से लेके 0 को छोड़ के 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, वो सभी संख्याएं किस में आती हैं, प्राकृतिक संख्या में आती हैं। ठीक है, तो कंफर्म हो गए सभी को। अब अगर आगे क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जो शून्य होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं मानते हैं। प्राकृतिक संख्या का अंतिम सदस्य नहीं होता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है, वो अनंत है। जितनी भी संख्याएं होंगी सभी प्राकृतिक संख्या हैं, 1 से लेके, 1 से कम नहीं, 1 से आगे, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, यानी कि अंतिम सदस्य नहीं होता है, इसका अंत नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या का जो है इसका अंत नहीं होता है, अनंत तक, अंतिम सदस्य तक रहता है, यानी कि अनंत तक रहता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या की बात थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स, और हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समकक्ष और ऋणात्मक दिशाओं के साथ शून्य को भी शामिल करने से पूर्णांक बनता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1 से लेके 2, 3 इससे कम नहीं लिया जाता था, लेकिन जो हमारा पूर्णांक होता है इसमें माइनस भी लिया जाता है और साथ साथ शून्य भी ले लिया जाता है। ठीक है, -1 हो गया, -2, -3 ये भी ले लेते हैं, साथ साथ शून्य भी लेते हैं, उसमें शून्य भी शामिल होता है। उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण में आपको दिया है, जैसे में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, ये सब क्या है, ये पूर्णांक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता था, प्राकृतिक संख्या में 1 से ले लिया जाता था, 0 को छोड़ के 0 से कम जितनी भी संख्याएं होती हैं 0 को भी लेके, और उससे कम जितनी संख्या होती है माइनस में, वो सभी संख्या किस में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं, ना कि प्राकृतिक संख्या में आती हैं, वो सिर्फ किस में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समकक्ष और ऋणात्मक दिशाओं के साथ शून्य को भी शामिल करने से क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक बनते हैं या पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक जो होता है वो प्राप्त होता है, माइनस को भी लेके साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लेंगे और उसमें प्राकृतिक संख्या को भी शामिल करने से क्या बनता है, हमारा पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है कि प्राकृतिक संख्या के समकक्ष या प्राकृतिक संख्या के साथ साथ भी ऋणात्मक संख्या को में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, या वो पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, इस तरह भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या होता है, आपका नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरीज कम आती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी कम आता है। ठीक है, इसमें थ्योरी कम आती हैं, लेकिन क्या होता है, न्यूमेरिकल जो होता है उसमें अधिक मात्रा में, मैथ में ज़्यादा न्यूमेरिकल, मैथ न्यूमेरिकल से ही बना हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और थ्योरीज में कम ही ध्यान देंगे तो भी आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, पूर्ण क्या होता है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर, और हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य में शून्य को भी सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से यहाँ क्या रहना चाहिए, यहाँ करने से रहना चाहिए, यहाँ सम्मिलित करने से, यहाँ करने लिखा हुआ है और यहाँ से। प्राकृतिक संख्या के सदस्य में शून्य को भी सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या हमने बता दिया 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, किसको, इसमें मान लीजिए हम शून्य को शामिल कर दिए तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गई, होल नंबर। इंग्लिश में कहेंगे तो होल नंबर, हिंदी में आएगा तो पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितनी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन अगर यहीं पर हम 0 को हटा देंगे, 0 को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूर्ण संख्याएं थी। ठीक है, ये सब जो हैं पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं, ये आपको आगे भी मिलेगा, ये कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोग हाई स्कूल के लेवल से हैं तो वैसे उतनी ही जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। तो जितना आपके हाई स्कूल में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी हम चैप्टर कराएंगे सभी बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या और विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्या जानना है हमें, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों, 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्य होने सम संख्या कहती हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 जितनी भी संख्याएं होती हैं सब 2 से विभाज्य हैं।
जितनी भी संख्या 2 के गुणज हैं वो सब 2 से विभाज्य भी होंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 15 नहीं, 15 के बाद 17 हो गया। जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उस सभी संख्या क्या हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये था क्या, विषम संख्याएं और सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो सम संख्या क्या है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए तो उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा जैसे के लिए है 2, 4, 6, 8, 10, और विषम संख्याएं में 3, 5, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया। ऐसे संख्याएं जितनी हैं वो 2 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ सम संख्याएं ही 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, सम संख्याएं और विषम संख्याएं थी। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर नोट में कुछ दिया हुआ है, सम संख्याएं का सामान्य रूप क्या होता है, 2m है। ठीक है, जो सम संख्याएं होती हैं उसका सामान्य रूप जो होता है 2m होता है, जहां m कोई भी प्राकृतिक संख्या है। अब m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यम कोई भी प्राकृतिक संख्या, यम की जगह पर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, जितनी भी रख देंगे सब सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसमें मान लीजिए 2 गुणे 3 कर देते हैं तो ये भी 6 हो गया, ये भी क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। ठीक है, अब 2 को हम कहें 5 से गुणा कर दें, 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। तो यम जो है प्राकृतिक संख्या, अगर जितनी भी संख्याएं चाहे विषम गुणा करें या सम गुणा करेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या को गुणा करने पर हमें क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, और विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, 2m-1, 2m-1, जहाँ यम कोई भी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, यम के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, यम के जगह पर 2 रखेंगे, -1 करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम यम के जगह पर 2 रख देंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 -1 तो 4 -1 यानी कि 3 हो गया। तो अगर हम विषम संख्या के सामान्य रूप क्या होता है, 2m-1, अगर यम जो प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ अगर यम 2m रहता तो वो सम संख्या प्राप्त होती है हमें, अगर प्राकृतिक संख्या से गुणा करते, लेकिन इसमें से -1 कर देना है तो क्या होगा, हमें विषम संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसका सामान्य रूप क्या होता है, 2m-1 होता है। क्या होता है, 2m-1 होता है, जहाँ यम कोई क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। और सिर्फ 2m रहेगा तो उसमें प्राकृतिक संख्या यम को मान के हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। किसी पूर्णांक के भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी पूर्णांक के भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। भिन्न को a/b के रूप में लिखा जाता है, जहां a को अंश नोमिनेटर और b को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो भिन्न होता है हमारा, किसी पूर्णांक के भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। भिन्न को a/b के रूप में लिखा जाता है, जहां a क्या होता है, अंश यानी कि नोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर होता है, और b जो है हर है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसे भिन्न को हम क्या लिखते हैं, a/b को b के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं, भिन्न को।
अगर ए का मान निकलेगा, अगर बी का मान निकलेगा, ए का मान 1 निकला है तो 1 हो जाएगा, बी का मान 2 निकला है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो किसमें 1/2 के रूप में लिखेंगे। तो ऐसी क्या होती है, भिन्न होता है। अब बारी आती है आपकी इस चीज़ की बारी आती है, परमीय और अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होता है। परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि B नॉट इक्वल टू, यानी कि यहाँ Q रहना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, वही संख्याएं क्या होती हैं, परमीय संख्या कहलाती हैं। वो संख्या क्या कहलाती हैं, परमीय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, वही संख्या क्या होती हैं, परमीय कहलाती हैं, परमीय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, ये क्या है, अपरमीय है। ये सब क्या है, अपरमीय संख्या है, ये परमीय संख्या नहीं है। ये भी परमीय संख्या, √4 जो है वो क्या है, परमीय संख्या हमारा है। √9 जो है ये क्या है, परमीय संख्या है। 1 जो है परमीय संख्या, 2 क्या है हमारा, परमीय संख्या। तो ये सब क्या है, हमारी परमीय संख्याएं हैं। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परमीय संख्या। इसके बाद क्या आता है, अपरमीय संख्या। हमारे क्या होता है, अपरमीय संख्या वो संख्या होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे अपरमीय संख्या होती हैं वो, जैसे √2 हो गया, ये सब क्या है, अपरमीय संख्या के उदाहरण है। √2 हो गया, √5, √3, पाई हो गया, 1, 2, √1 हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या है, अपरमीय संख्या के उदाहरण है। लेकिन परमीय संख्या के अगर अंडर में लिखना है तो 4 होगा, अंडर में 9 हो जाएगा, अंडर में 16 हो जाएगा। ये सब क्या है, परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है। जहाँ B है यहाँ पर क्या होगा, Q होगा। ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, वही संख्या परमीय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, भिन्न था, भिन्न के बारे में मैंने बता दिया, परमीय अपरमीय संख्या के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। अब बारी आती है आपके महत्वपूर्ण सूत्र कुछ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, फार्मूलेज हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके कुछ फार्मूले हैं। वो कौन से फार्मूले हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें एग्ज़ाम में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ये इतने क्या करना है आपको, जितने भी सूत्र हमने बताए हैं, इसमें जितने भी सूत्र दिए हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो ये सारे जितने आपके क्या हैं, जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको सबको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। तो क्या है, आपको A+B A-B यानी कि A² - B² का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में A+B होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में A-B होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, A+B का होल स्क्वायर A² प्लस 2AB + B² होता है। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB + B² होता है। उसके बाद A³ - B³ का सूत्र क्या होता है, A - B हो गया एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक ब्रैकेट में हो जाएगा A² + AB + B² हो जाएगा। और A³ + B³ का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में A + B हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A² - AB + B² होता है। ठीक है। A+B का होल क्यूब क्या होता है, A³ होता है प्लस 3A² होता है प्लस 3AB² होता है प्लस B³ होता है। और एक सूत्र होता है A³ + B³ प्लस 3AB, ब्रैकेट में अगर यहाँ माइनस है तो A - B, अगर प्लस है तो A+B हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, A - B का होल क्यूब क्या होता है, A³ - 3A² प्लस 3AB² - B³ होता है। और इसी को हम यहाँ पर A - B लिख देंगे, A³ - B³ - 3AB, ब्रैकेट में A - B भी होता है। ठीक है। तो इतने जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप सभी बच्चे लर्न कर लेंगे। ठीक है। याद करना ज़रूरी है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके सभी चीज़ों के लिए। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी रहेगा, मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलेगा ज़रूर।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ आपको हम अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करा दें। ठीक है, कुछ क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करा दें आपको सॉल्व कराएंगे, जो इस लेसन से और इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्या है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहली बात क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 किस प्रकार की संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 जो है वो किस प्रकार की संख्या है, पूर्ण संख्या है, परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है या पूर्णांक है। तो हमने पहले ही भी बता दिया था आपको, मैंने पहले बता दिया था। जाएंगे आप पीछे जब देखेंगे, तो आप जब जाएंगे पीछे तो देखेंगे क्या होगा आपको मिलेगा। अभी देखेंगे परमीय संख्या और अपरमीय संख्या मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ देखिए √2 मैंने बताया है क्या है, ये क्या है, अपरमीय संख्या है। √2 मैंने क्या बता दिया है, अपरमीय संख्या। तो यहाँ पर वही पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, √2 किस प्रकार की संख्या है, पूर्ण संख्या है, परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या या पूर्णांक संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में क्या शामिल होता है, और पूर्णांक में क्या होता है, परमीय संख्या। परमीय संख्या का तो P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और पूर्णांक पूर्ण संख्या जो होता है 0 से लेके 0, -1, -2, देख लीजिए आप लोग। पूर्ण संख्या मैंने क्या बताया है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, देखिए 0 से लेके 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्या क्या होती हैं वो संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। क्या होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। जो जैसे प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, इसमें अगर 0 शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। परमीय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में लिखते हैं। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में सभी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, -1, -2, 0 को भी शामिल कर लेंगे, साथ साथ प्राकृतिक संख्या भी को इसमें शामिल करने से क्या होता है, हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन अपरमीय संख्या जो है वो √2 हो गया, √3, √5, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरमीय संख्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये √2 जो है किस प्रकार की संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का HCF, ठीक है, यदि दो संख्याओं का HCF जो है 4 दिया हुआ है और LCM जो दिया है 60 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होना है HCF इंटू LCM, इसका गुणा करेंगे 4 × 60 इक्वल टू 240 हो जाएगा, 240 होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों का गुणनफल पूछा है, ये नहीं पूछा है इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा क्या होगा, 240 होगा। ठीक है, अगर पहली संख्या पूछता, दूसरी संख्या पूछता, LCM HCF पूछता, तो उसका आंसर दूसरा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह किस संख्या से भी अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य है तो वह किस संख्या से भी अवश्य विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य होगा तो उसके अंदर में 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो 5 से विभाज्य संख्या होंगी उसके अंत में क्या होंगे, सिर्फ 5 आएगा या फिर 0 आएगा, दो ही चीज़ें आ सकती हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य होगा उसमें तो 4 भी आ सकता है, 6 भी, 8 भी, 0 भी, कोई भी संख्या आ सकती है विषम को छोड़ के। लेकिन 5 से जो संख्या विभाज्य होंगी वो सिर्फ उसमें क्या आएगा, या तो लास्ट में अंत में, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, हमें कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो इसके अंत में 5 आएगा, ये सिर्फ 5 से, 2 से विभाज्य नहीं होना है इसे, ये सिर्फ 5 से विभाज्य होगा। और इसमें 0 शामिल कर देंगे तो इसे ये 2 से भी विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो 5 से विभाज्य संख्या होगी या तो उसके अंत में 0 आएगा या फिर वही संख्या 5 ही आना है।
ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो वह संख्या से विभाज्य होना है। जैसे मान लीजिए हमें 50 है, तो ये 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, लेकिन 15 से विभाज्य नहीं होना है, 20 से विभाज्य नहीं होना है, 25 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 5 से दोनों से अगर सोचो विभाज्य हो जाएगी, दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी अवश्य विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होना है उसे, ठीक है, उसे 10 से विभाज्य होना है, ठीक है। तो ये बातें थी। तो इसमें क्या पूछा है, जो संख्या दोनों से विभाज्य हो जाए, 2 से 5 से विभाज्य हो जाए, वो क्या होगी, उसमें क्या होगा, वो कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों से विभाज्य होगी, साथ साथ इसमें से कौन सी संख्या होगी उससे भी विभाज्य हो जाएगी। जो 10 जो है ऐसा मात्र संख्या है जिससे वो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाई 1 है। पाई क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई जो है वो क्या है। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। अब 22/7 लिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, अब ये P/Q के रूप में लिखा है, लेकिन क्या होता है, इसको हम पाई के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या 22/7 के रूप में, अब हम सोचे 22/7 है तो इसे परमीय संख्या क्यों नहीं माने। तो पाई जो है एक प्रकार का हमारा क्या है, ये सम संख्या भी नहीं, पाई जो है सम संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, परमीय संख्या भी नहीं है, लेकिन ये पाई जो है इसको हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। कहीं पर भी आपको पाई अगर मिलेगा तो आप उसे परमीय संख्या नहीं मान सकते हैं, वो आपका ऑलरेडी अपरिमेय संख्या। जैसे 3.14 होता है इसका मान, ठीक है, इसका मान 3.14 होता है। तो जो दशमलव में जितने भी मान होंगे वो क्या होंगे, सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। उस क्या होंगी, सभी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ना कि वो परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, सम संख्या। सिर्फ क्या है, उसे हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, हमेशा पाई को हम अपरिमेय संख्या ही मानेंगे, ठीक है। कोई भी पूछता है कि क्यों, तो उसको हम हमेशा ऐसे ही मानते चले आए, उसका कोई जवाब नहीं, यानी कि उसको 3.14 के रूप में उसका मान होता है, इसलिए हम पाई को क्या मानते हैं, एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 36 और 60 हैं, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या दिया है, 2 संख्याएं दी हुई हमें, 36 दिया हो तो पहले 36 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब किससे करेंगे हम, 36 को ऐसा तोड़ना है, 18 दूना 36 मैंने पहले तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको हम 18 दूना 36, अब यहाँ पर 3 गुणे 3 दूनी 6, 6 3 18 गुणे 2, ठीक है। अब इसको हम मैंने तोड़ दिया 3 2 3 2 में, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 18 दूना 36 हो गया, ठीक है। अब ये 36 को तोड़ दिए, अब 60 को तोड़ेंगे हम, 60 को तोड़ेंगे, अब क्या 10 गुणे 6, 10 छक 60 होता है। अब इसे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको हम 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में मैंने तोड़ दिया। अब इसे हम क्या 5 दूनी 10 दूना 20 3 60, 3 दूनी 6 3 18 दूना 36। अब इसमें दोनों में जो सेम होंगे, दोनों में ये अगर जो सेम होंगे, 2 एक बार मिलता है, एक बार 3 मिलता है, तो ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, ये HCF यही हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों में आपको मिलेगा HCF जो होगा आपको जो दोनों में मिलेगा, ठीक है। HCF जो हो जाएगा तो दोनों में सेम सेम मिलेगा, यानी कि इसमें 2 मिलता है और इसमें 3 मिलता है, तो इसका हो गया HCF जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें जो बाकी बच गया है, जैसे 3 बचा है, 2 बचा है, ठीक है, एक बार 2 और है, इसमें एक बार 2 और है, तो ये भी 2 ले लिया जाएगा,
ठीक है। तो इसमें जो इसका एक बार 2 और हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसका HCF जो होना है क्या होगा, HCF जो होगा, ठीक है। मैंने सही से बता दें, हम सही से बता दें, जो इसका HCF, इसमें दो अंक क्या होते हैं, अंक शामिल सेम रहता है। ये एक 2 रहेगा, एक 3 रहेगा, फिर एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ है, तो इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा HCF जो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, यानी कि 4 3 12। तो HCF जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन LCM क्या बचेगा, 3 गुणे 5 गुणे 3 बचेगा, नहीं 3 गुणे 5 ही बचेगा, 5 गुणे 2 बचेगा, ठीक है। अगर हम LCM भी निकाल लेते हैं, उस तरह भी LCM निकालेंगे। अगर देख लीजिए, मान लीजिए हम LCM भी निकाल लेते हैं, ठीक है, LCM निकालते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा इसका LCM जो होगा कितना होगा, LCM अगर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ 3 बचा, 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 12 12 3 36, 36 पंचे कितना होता है, 5 15 गुणे 12 कर देंगे। अगर हम 15 गुणे 12 करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 15 गुणे 12 कर दिए, तो 12 पंचे 60, 12 का नंबर 12 6 18, 180 आएगा। तो उसका LCM जो आ जाएगा 180 आएगा, और HCF जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका LCM जो होगा, इसका LCM जो हो जाएगा, HCF होगा 12, HCF जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और LCM जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था, 2 संख्याएं दी हुई हैं 36 और 60, तो इसका HCF और LCM हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो HCF 12 हो गया और LCM 180 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड माध्यम में क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड कैसे किए थे, मैंने 36 का पहले किया, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, दूना 36 हो गया। उसके बाद 60 का क्या किया, 12 पंचे 60, यानी कि 2 3 6, ठीक है, 6 हो गया, 2 3 6, 6 2 60, यानी कि 5 गुणे 2 एक बार और हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 पंचे 30, दूना 60 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 3 मिल गया, एक बार 2 यहाँ फिर मिल गया, एक बार 2 यहाँ और मिल गया, ठीक है। तो इसको हम निकाल लिए बाहर, 3 को निकाले, 2 बार 2 को निकाल लिए, ठीक है। अब इसको गुणा कर दिए, 12 हो गया। अब यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 15 गुणे 12 कर देंगे तो वो LCM हो जाएगा, ठीक है। और HCF जो आ जाएगा वो क्या था, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका LCM जो हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, 15 गुणे 12 यानी कि 180। और HCF जो हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है और उसका HCF 6 है तो उनका LCM, तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। ये आपका सूत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको हम सही से लिख देते हैं, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये आपका सूत्र होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूत्र, ये सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी लोग लिख लेंगे, कहीं पर भी आप लोग इसको नोट्स के माध्यम में लिख लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो मान हम रख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 180 दिया हुआ है, ना कि एक ही का, दोनों का, यानी कि दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल कहाँ है, यहाँ प्रथम संख्या दूसरी संख्या कहता है तब इसका अलग अलग मान रखते हैं, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। और HCF जो हो दिया हुआ है, LCM निकालना है हमें, HCF जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है हमें, 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। तो इसका LCM हमें निकालना है, ठीक है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 180 दिया हुआ है और उसका LCM निकालना है हमें,
एलसीएम क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ क्या दिया है, 6 दिया हुआ। तो इधर हम क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, इस साइड क्या कर रहा है, आपका मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, तो 180/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एलसीएम जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में तो यही पूछा था एलसीएम क्या होगा इसका। ठीक है, एलसीएम हमें बताना था कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अलग अलग संख्याएं कहती, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कह दिया है, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या कहती तो उसका अलग अलग मान रखते, लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, एचसीएफ जो दिया है 6 दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाना है। ठीक है, उसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 उसका एलसीएम हो जाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अब ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में एकदम 100% है, आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, एकदम 100% हमारी गारंटी है। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह पूछेगा, √3 पूछेगा, √2 पूछेगा, कोई भी संख्या पूछ सकती है, √5 भी पूछ सकता है। तो आपको सेम मेथड इसी जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ये 100% गारंटी है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना है तो आना है, निश्चित है। तो सिद्ध कीजिए कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि क्या ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं √3 बराबर एक क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में हम इसे मान लेते हैं, जहाँ P और Q क्या है, परिमेय संख्या है और परस्पर अभाज्य है। क्या है, परस्पर क्या है, ये अभाज्य है। ठीक है, परस्पर क्या है, ये अभाज्य हैं। उसके बाद √3 बराबर P/Q। ठीक है, तो 3 बराबर P²/Q², यानी कि स्क्वायर मैंने कर दिया, दोनों तरफ मैंने वर्क कर दिया। √3 जो है बराबर P/Q, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा बराबर P²/Q², इसे हम लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है आपको कि P जो P² बराबर 3Q²। ठीक है, P² बराबर 3Q² कहाँ से आया, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपको 3 = P²/Q², तो हम इसे P² बराबर 3Q² लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, P² बराबर 3Q²। P² और P दोनों क्या हैं, 3 के गुणज होंगे, 3 के दोनों क्या होंगे, गुणज होंगे। तो P = क्या मान लिया मैंने, 3K मान लिया, K मान लिया। K कोई क्या है, कोई संख्या मान लीजिए, कोई प्राकृतिक संख्या है। K क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। इसके दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों तरफ इसके क्या कर दिया, मैंने वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये P² हो जाएगा प्लस 9K, सॉरी इज इक्वल टू, प्लस नहीं होगा, इज इक्वल टू 9K² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वर्क करेंगे दोनों तरफ तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर P² बराबर 3Q लिखा हुआ ऊपर दिया है ना, P² बराबर 3Q², तो यहाँ P² की जगह पे क्या कर दिया मैंने, 3Q² पुट कर दिया। P² बराबर मैंने 3Q² दिया हुआ है हमें, तो यही मान मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, वही मान यहाँ पर रख दिया है, 3Q² हो गया है, वही = 9K² हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो Q² बराबर हो जाएगा 3K² हो जाएगा। ठीक है, Q और 3 के गुणज
क्यों और 3 के गुणज क्या हैं, पी और क्यू दोनों 3 से विभाज्य हैं। पी और क्यू दोनों क्या हैं, 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ विरोधाभास से क्या होगा, इसलिए क्या होगा, √3 जो है वो क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, √3 जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, अपरिमेय संख्याएं होगा। तो इससे हमारा यही सिद्ध होता है, इससे विरोधाभास यही होता है कि √3 जो है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। तो यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो √3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है, आपको सेम इसी मेथड से आपको करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि आपके एग्जाम में ये रखा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, चाहे यहाँ 3 के जगह पे 5 पूछ दे, 7 कोई भी संख्या पूछ लेगी, तो आपको सेम इसी तरीका से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इसी तरीका से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताए हैं, पहले चैप्टर के बारे में 1 to all बता दिया मैंने। ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा है क्या है, वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने बताया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद उसके महत्वपूर्ण नोट्स बताए हैं कि क्या इसके नोट हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको ध्यान में रखना है सभी को। उसके बाद क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, और सम संख्याएं को किस सामान्य रूप इसका क्या होता है, विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने बताया है, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस चैप्टर के, जो कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन, हमें 7 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया है √2 जो है किस प्रकार की संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय आपको पूर्णांक क्या बताना है, आपको अगर पता रहेगा तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पता कब चलेगा, जब आप पूरा लेसन सही से, पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट चैप्टर आपको सही से आपको मालूम होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती हैं, सभी संख्याएं आपको मालूम होंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि √2 कौन सी संख्या है। उसके बाद क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर क्या, HCF और LCM दिया रहेगा, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन है आपके, क्या बताए हैं आपको, 6-7 क्वेश्चन मैंने बताया है। 7वां क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगा कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ में, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या होगी, आपकी मैथ की चैप्टर 2 रहेगा आपका, वो भी आपके पूरे 1 to all जितने भी उसमें थ्योरीज होंगे और क्वेश्चन अभी इस चैप्टर के हम इसके बाद क्या लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का आप क्वेश्चन लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में एक नियम और आ गया है कि आपके 20 क्वेश्चन अलग से OMR आता है। 20 क्वेश्चन क्या आता है, OMR आता है। तो इस लेसन से भी जो क्वेश्चन OMR के माध्यम में पूछे जाते हैं, OMR में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी बताएंगे, और जो आपके थ्योरीज में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो रहेगा, अगला जो क्लास रहेगा आपका इस चैप्टर का पूरा क्या रहेगा, कंप्लीट क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। वो सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। उसमें से आपको कंफर्म रहेगा, जितने हम क्वेश्चन, अगर हमने 10 क्वेश्चन बता दिया तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में पूछा जाना है, उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिल सके। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।